मंगला मंगलाचरण से हम प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना। विगत दिनों, कम से कम 10 से 12 दिन पहले हमने एक बहुत सुंदर चैप्टर शुरू किया था। जहां तक आप लोगों को भी ध्यान होगा, बहुत सुंदर पाठ था, कर्णन योग से संबंधित पाठ था, जिसका नाम था मध्य लोक। हमने पिछली कक्षा में लोक को जानना प्रारंभ किया था कि एक तीन लोक होता है, तीन लोक के अंदर एक ऊर्ध लोक होता है, एक मध्य लोक होता है, एक अधो लोक होता है। ऐसे तीन लोक होते हैं। ऊर्ध लोक स्वर्ग है, अधो लोक नरक है, और जो मध्य लोक है वहां पर हम लोग रहते हैं। वहां पर मुख्यतः तिर्यंच रहते हैं, हम लोग ही वहां पर रहते हैं। उस मध्य लोक की चर्चा हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ की थी, और बहुत कुछ जानना भी प्रारंभ किया था। उसी जो जो हमने जानना प्रारंभ किया था, उसी को हम थोड़ा और आगे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, उस दिन की कक्षा में हमने ये भी चीजें जानी थी कि जो मध्य लोक होता है, उस मध्य लोक के पूरा उसका आकार कैसा होता है। तो पहले एक द्वीप होता है, फिर एक समुद्र होता है, फिर एक द्वीप होता है, फिर एक समुद्र होता है, द्वीप समुद्र, ऐसे करते करते असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। और कैसे होते जाते हैं, दो गुने विस्तार वाले होते जाते हैं। ऐसा हम पिछली कक्षाओं में देखकर आए थे। साथ ही साथ ये भी देखा था कि एक ढाई द्वीप होता है। ढाई द्वीप के पार मनुष्य पार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक पर्वत है, वो पर्वत को दो भागों में हमने बांटा था, पुष्करवर द्वीप को, जिसको हमने कहा था अर्ध पुष्करवर द्वीप, जिसका हमने नाम देखा था मानुषोत्तर पर्वत। ये कुछ नाम आपको याद आ रहे होंगे धीरे धीरे, जो हमने उसकी उस दिन की कक्षा में देखे थे। मानुषोत्तर पर्वत के पार मनुष्य जाने में समर्थ नहीं है, उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वे उससे पार जा सकते हैं। तो एक पूरा द्वीप है, एक पूरा खंड है, तो दो चीजें हो गई। और ये जो पुष्करवर द्वीप है, ये आधा है, तो 1+1 2, और 2+हाफ ढाई, तो कुल मिला के ढाई द्वीप का आकार एक बनता है, जिसके पार मनुष्य जा नहीं सकते हैं। उसके अंदर हमने कक्षाओं में प्रथम द्वीप को जानना प्रारंभ किया था, जिसका नाम है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप में हमने ये देखा था कि उसके बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत होता है, लंबा सा होता है, 1 लाख योजन विस्तार वाला, मतलब 1 लाख योजन ऊंचा। साथ में इतना विशालमयी वो सुमेरु पर्वत होता है। उसी के साथ इस द्वीप को, जो ये जम्बू द्वीप है, इसी जम्बू द्वीप को पूर्व से लेके पश्चिम तक की दिशाओं में 6 पर्वत बीच में आते हैं। कौन से होते हैं वो 6 पर्वत? तो बताया था, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरणी। इस प्रकार ये 6 पर्वत विभक्त करते हैं। साथ ही साथ इन 6 पर्वतों को विभक्त करने के कारण जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र भी बनते हैं। इन क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों के नाम से हम परिचित भी हैं, जैसे भरत क्षेत्र हम लोगों ने सुना है,
कि भरत क्षेत्र को जीतने के लिए, पूरे 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय की यात्रा की थी। तो ये वही सारे द्वीप हैं, ये वही सारे क्षेत्र हैं। तो उसके अंदर बता रहे 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। कुल मिला के ये 7 क्षेत्र हो जाते हैं जो 6 पर्वतों के विभक्त होने के कारण बनते। इतना हम पिछली कक्षाओं में देखकर आए थे। अब हमें यहाँ से अपना विषय प्रारंभ करना है, ये भरत क्षेत्र से। आइए मैं प्रारंभ करता हूँ। आपको कोई भी प्रश्न हो, आप बेझिझक उस प्रश्न को बीच में रख सकते हैं, जिससे हम क्लैरिफाई करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। देखिए क्या कह रहे हैं। भरत क्षेत्र से 2 गुने विस्तार वाला हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र से 2 गुने विस्तार वाला हरि क्षेत्र, तथा हरि क्षेत्र से 2 गुने विस्तार वाला विदेह क्षेत्र है। मतलब कि सारी चीजें 2 गुने ही होते जा रहे हैं। जो क्षेत्र है उससे 2 गुने विस्तार वाला अगला क्षेत्र है, फिर उससे 2 गुने विस्तार वाला ये हरि क्षेत्र है, फिर हरि क्षेत्र से 2 गुना विस्तार वाला ये विदेह क्षेत्र है। ऐसा हमें यहाँ पे समझना चाहिए। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, विदेह क्षेत्र से 2 गुना रम्यक क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विदेह क्षेत्र को बीचों बीच रखा, तो नीचे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि विदेह क्षेत्र से आधे विस्तार वाला रम्यक क्षेत्र है। मतलब कि हमने नीचे के क्षेत्र से प्रारंभ किया, जिससे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि ये पूरा ये अपना जम्बू द्वीप है, तो हमने इस भरत क्षेत्र से ऐसे प्रारंभ किया, तो इससे 2 गुने क्षेत्र वाला अगला क्षेत्र हुआ, फिर इससे 2 गुने वाला अगला क्षेत्र हुआ। लेकिन अब जब धीरे धीरे आगे हमारी गिनती चलेगी, अब वो उतना ही डबल डबल नहीं होगा। अब विधेय क्षेत्र से आगे जितने क्षेत्र होंगे वो उसके आधे आधे होते हुए चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि विधेय क्षेत्र से आधे विस्तार वाला रम्यक क्षेत्र है, फिर रम्यक क्षेत्र से आधे विस्तार वाला हिरण्यवत क्षेत्र है, और हिरण्यवत क्षेत्र से आधे विस्तार वाला ये ऐरावत क्षेत्र है। इस प्रकार हमें ये पूरे जम्बू द्वीप का आकार समझना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, अर्थात सुमेरु पर्वत से जम्बू द्वीप के उत्तर भाग की पंडित जी, जी जी, तो उसका मतलब ऐसा हुआ ना, जम्बू द्वीप बीच में है, तो ऐरावत और भरत क्षेत्र का सेम हुआ, और हिमवत और हिरण्य का सेम हुआ। जी इसी प्रकार हमें समझना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे भरत और जो ऐरावत क्षेत्र है वो बिल्कुल इक्वल ही है। अगला हेमवत क्षेत्र और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है वो हिरण्यवत क्षेत्र, ये बिल्कुल बराबर ही है। ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सेंटर में आते हैं तो फिर धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है। जितना हमने डबल किया था उसी का हमें आधा करना है। देखिए ये हुए हमारे 2 बिंदु। तीसरे बिंदु में क्या कह रहे हैं कि अर्थात सुमेरु पर्वत से जम्बू द्वीप के उत्तर भाग की संपूर्ण रचना दक्षिण भाग के समान ही विस्तार वाली है। मतलब कि हमने इसको 2 भागों में बांटा, हमने इसको ऐसे 2 भागों में बांटा, तो ये 2 भाग हो गए दक्षिण और उत्तर। कैसे 2 भाग हो गए? दक्षिण और उत्तर। तो कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत तो बीचों बीच है, सुमेरु पर्वत तो बिल्कुल सेंटर में है, हमने देखा था बिल्कुल जम्बू द्वीप के सेंटर में वो सुमेरु पर्वत है। तो कह रहे हैं सुमेरु पर्वत से जम्बू द्वीप के उत्तर भाग की संपूर्ण रचना दक्षिण भाग के समान ही विस्तार वाली है। मतलब जितना विस्तार हमें इसका देखने को मिलता है, इतना ही विस्तार हमें इसका देखने को मिलता है। जितना क्षेत्र यहाँ का है उतना ही क्षेत्र यहाँ का भी हमें बराबर समझना चाहिए। मैं भी आपको चित्र दिखाऊंगा तो और आपको स्पष्टीकरण होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। जब इसको हम चार्ट में देखेंगे, जब हम बराबर इसको देखेंगे, तो हमें और बराबर ये चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा
कि 6 पर्वतों से विभक्त होने के कारण जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभक्त है। तो कितने पर्वत बताए थे, किसी को याद है क्या? कितने पर्वत बताए थे? 6 पर्वत बताए थे, यहाँ पर बताकर आए हैं 6 पर्वत। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक पर्वत पर एक एक तालाब भी है। मतलब कि कैसी संरचना है। कभी कभार तो सोचने में आता है कि जो चीजें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, केवल ज्ञानी के ज्ञान में वो सब बातें आती हैं और बिल्कुल स्पष्ट वो हमें सारी बातें बताते हैं, क्योंकि जैसा उनका ज्ञान में आया है वो सारी बातें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। कह रहे हैं कि जो प्रत्येक पर्वत है, प्रत्येक पर्वत पर एक एक तालाब भी बराबर स्थित है, ऐसा हमें यहाँ पे समझना चाहिए। आपको पीपीटी नजर आ रही है क्या बराबर? हाँ जी, चलिए एक सेकेंड बस। जी, आपको प्रत्येक पर्वत पर एक एक तालाब स्थित ये चीज दिखाई दे रही है ये? हाँ जी, चलिए क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि हिमवत पर्वत पर तो पद्म तालाब है, महाहिमवन पर्वत पर महापद्म तालाब है, निषद पर्वत पर तिंगिच, क्या नाम है? तिंगिच, तिंगिच तालाब है, नील पर्वत पर केशरी तालाब है, साथ ही साथ रुक्मी पर्वत पर महापुंडरीक तालाब है और शिखंडी पर्वत पर पुंडरीक तालाब है। इस प्रकार हमें ये सभी नाम बराबर याद हो जाने चाहिए। बहुत सरल है, आप शुरू से देखो तो कितनी तुकबंदी चलती है। कह रहे हैं पहला पद्म, तो दूसरा कह रहे हैं महापद्म। तो हमें एक नाम याद करते हमें एक साथ दो नाम याद हो जाते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो कह रहे हैं एक है महापुंडरीक और एक है पुंडरीक। एक नाम याद किया पुंडरीक, तो हमें साथ साथ में उसका शब्द लगाइए महा, तो महापुंडरीक भी याद हो गया। बचे दो नाम, तिंगिच, केसरी, तिंगिच, केसरी। इस प्रकार हमें सारे नाम याद हो जाते हैं। पद्म, महापद्म, तिंगिच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। कुल मिला के कितने तालाब हो जाते हैं? कुल मिला के 6 तालाब हो जाते हैं। 6 तालाब क्यों हुए हैं? क्योंकि 6 पर्वत है, क्योंकि प्रत्येक पर्वत के बीचों बीच एक तालाब भी स्थित है। पर्वत पर एक एक तालाब है। आप ऊपर देख के आइए, ऊपर यहाँ पर बताया था कि इस द्वीप में पूर्व से पश्चिम तक 6 पर्वत हैं और एक एक पर्वत के नीचे हम एक एक तालाब देखते जाए तो हमें बराबर तालाब के नाम भी याद हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हमें विशेष यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है? कह रहे हैं कि क्षेत्रों के समान तालाबों का भी विस्तार तिंगिच सरोवर तक 2 गुना है तथा तिंगिच व केशरी सरोवर का विस्तार समान है। तदनंतर केशरी से आगे तालाबों का विस्तार आधा होता जाता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं ये? हमें कुछ बात समझ में नहीं आई। कह रहे हैं कि पद्म तालाब से हम प्रारंभ करें। पद्म तालाब से 2 गुना विस्तार वाला ये महापद्म तालाब है। महापद्म तालाब से 2 गुने विस्तार वाला तिंगिच तालाब है और जितना तिंगिच तालाब है उतना ही केशरी तालाब है और जितना केशरी तालाब है उससे आधा महापुंडरीक तालाब है और जितना महापुंडरीक तालाब है उससे आधा पुंडरीक तालाब है। क्या इतनी बात हमें बराबर समझ में आई क्या? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, लोगों के एक्सप्रेशन से पता लगता है कि समझ में आया या नहीं आया। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, इसको एक और बार पढ़ेंगे तो हमें वो चीजें भी समझ में आने लगेंगी। देखो कह रहे हैं क्षेत्रों के समान तालाबों का भी विस्तार तिंगिच सरोवर तक 2 गुना है। तो हम तिंगिच तक आए, यहाँ तक मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करके हम तिंगिच तालाब तक पहुंचे। फिर कह रहे हैं कि तिंगिच और केशरी का जो विस्तार है वो समान है। तो तिंगिच इज इक्वल्स टू केशरी तालाब हो गया। लेकिन अब केशरी से जो आगे 2 तालाब है ये उसके आधे आधे हैं। मतलब केशरी का आधा महापुंडरीक है, महापुंडरीक का आधा पुंडरीक तालाब है। इस प्रकार हमें इन पर्वतों के साथ साथ इन तालाबों की संरचना समझनी चाहिए।
इतनी बात हमारे समझ में आई तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, चलिए आपको बीच में एक चित्र भी दिखाते हैं जिससे थोड़ा और स्पष्ट होगा, हमें विषय थोड़ी और क्लियरिटी हमें आएगी। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है? ये चित्र अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बराबर अभी ये चित्र को ध्यान रखिए, कुछ समझ में आए या नहीं आए, लेकिन ये चित्र अपने मन में बसा लीजिए। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये चित्र हमें बराबर काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अभी हम अपने विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या बात चल रही है। अभी तक हम 6 पर्वत देखकर आए हैं। 6 पर्वतों से बराबर 7 क्षेत्र विभक्त हो रहे हैं। यूं कहूं कि 7 क्षेत्रों के कारण 6 पर्वत विभक्त हो रहे हैं। उन 6 पर्वतों पर स्वाति जी आ रहे हैं आपके पास, 1 मिनट बस। तो वो 6 पर्वत हैं, 6 पर्वतों पर एक एक पर्वत पर एक एक तालाब है। अब यहाँ पर जो आगे प्रकरण चलने वाला है उसमें कहेंगे कि प्रत्येक तालाब से 14 नदियां निकलकर 7 क्षेत्रों में बहती है। मतलब धीरे धीरे हमारे ज्ञान का विस्तार हो रहा है। आप शुरुआत कीजिए कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। शुरुआत हमने मध्य लोक को जानने से प्रारंभ की थी, और मध्य लोक को जानते जानते कितने विस्तार तक हम पहुंचते जा रहे हैं कि हमने 6 पर्वतों के नाम देखे, 7 क्षेत्रों के नाम देखे, 6 तालाबों के नाम देखे। अब हम यहाँ पे 14 नदियों के नाम देखेंगे जो 7 क्षेत्रों में बहती हैं। इस प्रकार हम ये सारा विषय यहाँ पर देखने वाले हैं। बोलिए स्वाति जी। पंडित पंडित जी, जो पिक्चर आपने बताया वो नंदीश्वर द्वीप द्वीप का बताया। तो जी, नंदीश्वर द्वीप मुझे समझ में नहीं आया। मेरे क्या, अभी जम्बू द्वीप? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपने बहुत बढ़िया कैच किया कि ऊपर तो नंदीश्वर द्वीप लिखा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि बस ये चित्र अपने मन में बसा लीजिए। जब आगे हम अभी और पाठ को पढ़ेंगे तो वो चित्र ही हमें बराबर काम आने वाला है। जैसे ही हम उस चीज को पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीजें बराबर ख्याल आती रहेंगी, क्योंकि अभी हम जो आगे पढ़ेंगे वो सारा इसके विषय संबंधित ही आएगा। ठीक है, चलिए वैसे तो अपना विषय पूर्ण होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस विषय को भी हम बराबर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक तालाब से 14 नदियां निकलकर 7 क्षेत्र में बहती हैं। कितनी नदियां हैं? 14 नदियां हैं, 7 क्षेत्र हैं, मतलब कि हर क्षेत्र में दो दो नदियां बराबर जाने वाली हैं। लेकिन ऐसा भी बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास तालाब तो 6 है। अगर हम 7 को 14 से डिवाइड करते हैं तो बराबर हमारे पास दो दो चीजें आ जाती हैं कि एक एक क्षेत्र में दो दो नदियां चली जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारे पास ये 6 तालाब हैं। और 6 तालाब क्यों है? क्योंकि हमारे पास 6 क्षेत्र थे, 6 पर्वत थे। तो 6 पर्वत पर 6 तालाब थे, और ये 6 तालाब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पद्म, महापद्म, तिंगिच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। अब नदियां यहाँ पर कैसे बहती हैं तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। पद्म के अंदर गंगा, सिंधु, रोहितास्या, मतलब पद्म नाम के सरोवर से, इसका नाम ही मात्र तालाब है। देखा जाए तो हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं एक 3 चीजें होती हैं, तालाब, नदी और समुद्र। ये 3 शब्द हमने सुने होंगे, तालाब, नदी और समुद्र। सबसे बड़ा होता है समुद्र, उससे छोटी नदी, उससे छोटा तालाब। लेकिन ये तालाब ही इतनी बड़ी हैं, इतने बड़े बड़े तालाब हैं कि इन्हीं तालाबों में से समुद्र के समुद्र बाहर निकल जाते हैं। इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी बड़ी ये समुद्र हमें नजर आते हैं। यहीं से इतना सारा पानी का भाव जाता है कि इधर उधर सारी चीजें चली जाती हैं। देखिए पहला कह रहे हैं पद्म। पद्म में से क्या क्या चीजें निकल रही हैं? कह रहे हैं गंगा, सिंधु और रोहितास्या नाम की ये 3 नदियां यहां से निकलती हैं, जिसको हम 3 समुद्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है महापद्म नाम का तालाब। इस महापद्म नाम के तालाब से 2 नदियां निकलती हैं जिनका नाम है रोहित और हरिकांता।
मैं आपको अंत में इन सबको याद करने के तरीका भी बताऊंगा, बहुत सरल है। 14 नदियां हैं तो आपको मात्र 7 के नाम याद करने हैं, बाकी 7 के आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। महापद्म में कौन कौन सी हैं, कह रहे हैं रोहित और हरिकांता। ऐसे ही तिंगिच तालाब से क्या क्या चीजें निकलती हैं, तो कह रहे हैं हरित और सीतोदा, हरित और सीतोदा। ऐसे ही केसरी तालाब से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो कह रहे हैं सीता और नरकांता, सीता और नरकांता। अगला कह रहे हैं महापुंडरीक, महापुंडरीक में से क्या क्या नदियां निकलती हैं तालाब में से, कह रहे हैं नारी और रूपेकुला। क्या नाम है, नारी और रूपेकुला। फिर साथ साथ में पुंडरीक, कौन सा है ये आखिरी तालाब, पुंडरीक। तो पुंडरीक में से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं, स्वर्णकुला, रक्ता और रतोदा, रक्तोदा। ये रक्तोदा है, रतोदा नहीं है, इसका नाम आप सुधार लीजिए, रक्तोदा। एक पहला बताया रक्ता और अंतिम बताया रक्तोदा। देखिए, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो पहला तालाब है और जो अंतिम तालाब है उसमें से निकलती हैं 3-3 नदियां, और जो बीच के जो 4 तालाब हैं उन सब में से प्रत्येक में से 2-2 निकलती हैं। अब याद कैसे करें इसको, देखो इनका जोड़ा है। कैसे जोड़ा है, आप गंगा सिंधु को एक साथ देखिए, इसको देखिए, गंगा और सिंधु को एक साथ देखिए। अगला रोहित, रोहित तास्या और रोहित, मतलब आप नाम याद कीजिए रोहित, तो रोहित तास्या नाम याद हो जाएगा, तो एक ये हो गया जोड़े में। फिर कह रहे हैं आप हरित नाम याद कीजिए, आपको हरिकांता नाम याद हो जाएगा। सीता याद कीजिए, सीतोदा याद हो जाएगा। नारी याद कीजिए, नरकांता याद हो जाएगा। फिर 2 चीजें एक साथ आ जाती हैं, स्वर्णकुला, रूपेकुला, स्वर्णकुला, रूपेकुला, और साथ ही साथ में रक्ता, रक्तोदा, रक्ता और रक्तोदा। इस प्रकार ये पूरी 14 नदियां हो जाती हैं जो प्रत्येक तालाब में से निकलती हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि जो पहला तालाब है जिसका नाम है पद्म तालाब, जो किस पर्वत पे है, जो हिमवन नाम के पर्वत पर स्थित है। वो हिमवन पर्वत पर जो पद्म नाम का तालाब है, उस पद्म तालाब से ही 3 नदियां निकलती हैं। पहली कह रहे हैं गंगा, दूसरी कह रहे हैं सिंधु, तीसरी कह रहे हैं रोहितास्या। अगला क्या कह रहे हैं, महापद्म। महापद्म के अंदर से कौन सी नदियां निकलती हैं, कह रहे हैं 2 निकलती हैं। पहली बता रहे हैं रोहित, तीसरी बता रहे हैं हरिकांता। अगली तालाब कौन सा है, तिंगिच। तिंगिच तालाब से कौन सी 2 नदियां निकलती हैं, कह रहे हैं 2 निकलती हैं। पहली हरित और दूसरी सीतोदा। अगला आगे देखिए, अगला क्या है, केसरी। केसरी से कौन सी 2 निकलती हैं, कह रहे हैं सीता और नरकांता। अगला कौन सा तालाब है, कह रहे हैं महापुंडरीक तालाब है। महापुंडरीक तालाब से कौन सी 2 नदियां निकलती हैं, कह रहे हैं 2 नदियां निकलती हैं, नारी और रूपेकुला, नारी और रूपेकुला। और अंतिम तालाब कौन सा है, वो है पुंडरीक नाम का तालाब। उस पुंडरीक तालाब से 2 नदियां निकलती हैं। 2 नदियां निकलती हैं या 3 नदियां निकलती हैं, 2 या 3, 3 नदियां निकलती हैं। क्या नाम है, स्वर्णकुला, रक्ता और रक्तोदा। ये सुधार लीजिए, मैं बारंबार बोल रहा हूं रक्तोदा, क्योंकि हमें गलत याद हो जाएगा, तो एक बार याद हो जाता है तो याद हो जाता है। नाम है रक्तोदा। ये जो आधा क है ना, क, इसको भी आप यहाँ पर बराबर जोड़ लीजिए, तो रक्तोदा। इस प्रकार ये 14 नदियां हो जाती हैं जो प्रत्येक तालाब में से निकलती हैं, जो कि कहाँ बहती हैं, कह रहे हैं कि 7 क्षेत्रों में बहती हैं। कौन से हैं वो 7 क्षेत्र, किसी को याद है क्या वो 7 क्षेत्र कौन से हैं? आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इस प्रकार ये कितने क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र हैं। एक तरीके से हमें तो अभी तक हम जितना पाठ पढ़े हैं उससे ये चीजें समझ में आती है, सारी चीजें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है।
अभी हमने शुरुआत किया था 7 क्षेत्रों से, 7 क्षेत्र हमने शुरुआत किया था 6 पर्वतों से। 6 पर्वतों को विभक्त करने के लिए 7 क्षेत्र आए थे। एक एक पर्वत के ऊपर क्या क्या थे, एक एक तालाब थे, और एक एक तालाब से अलग अलग नदियां बह रही हैं। जो पहला तालाब है उससे 3 नदियां जा रही हैं, जो अंतिम तालाब है पुंडरीक नाम का तालाब, उससे 3 नदियां जा रही हैं, और जो बीच के जो ये 4 है, महापद्म, तिंगिच, केसरी और पुंडरीक, इनमें से 2-2 नदियां जाती हैं। एक इस तरफ जाती है, एक उत्तर की तरफ जाती है, तो एक दक्षिण की तरफ जाती है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। एक पश्चिम की तरफ जाती है तो दूसरी पूर्व की तरफ जाती है। पूर्व में मैंने कह दिया दक्षिण और उत्तर, दक्षिण और उत्तर नहीं है, कह रहे पश्चिम और पूर्व की ओर वो नदियां बहती हैं। नोट, इसके बाद में ये सारी चीजें आपसे सुनूंगा बराबर, आपके सामने पीपीटी भी बराबर रहेगी, ये स्लाइड्स भी बराबर बनी रहेंगी, और इसको देख के ही आपको ये सारी चीजें रिपीट करनी है कि कैसे चीजें होती हैं। नोट, क्या कह रहे हैं नोट में, कह रहे हैं कि इन नदियों में से पहली पहली नदी पूर्व समुद्र में तथा दूसरी दूसरी पश्चिम समुद्र में मिलती है। तो कहीं तो ये नदियां मिलेंगी ना, पानी जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, तो ऐसे बताया। कह रहे हैं कि इन नदियों में से पहली पहली नदी तो पूर्व समुद्र में जाती है और दूसरी दूसरी पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। चलिए, इतना तो हमने बात अपनी पूरी की। अभी जितनी आगे चर्चा आएगी उसकी चर्चा भी बराबर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस सारी स्लाइड दिखाता चलता हूं। इसमें से आप मुझको बताइए कि आपको कैसा कैसा कितना बराबर समझ में आया है। चलिए शुरुआत करें। कौन बताना शुरुआत करेगा कि कैसे कैसे ये जम्बू द्वीप की संरचना होती है? चाहे आप इसको पढ़ ही दीजिए, अगर पढ़ भी देंगे तो कम से कम हमें नाम बराबर याद हो जाएंगे। कौन है वो ज्यादा भाग्यशाली या बहुत पुण्यवान जो सबसे पहले प्रारंभ करेगा विषय को? चलिए, हीना जी कह रही है कि मैं हूं सबसे ज्यादा भाग्यवान, मैं पहले प्रारंभ करूं। जी हीना जी। 6 पर्वत के नाम बताने ना पहले। जी जी। हाँ, हिम, आपके सामने भी हिम, आप महाहिम, निषद, नील, रुख, हीना जी, रुक्मी ये और ओपन बुक रुक्मणी। टेस्ट है, ओपन बुक टेस्ट। आप अभी देख के बताइए, आपके अच्छा, सामने ओके पीपीटी खुली हुई है। ओके। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरणी। आगे आगे 7 क्षेत्र है जम्बूद्वीप में, और वो है भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। जी। और फिर इनमें से 7 तालाब बहते हैं। नहीं, हाँ, जो 6 तालाब बहते, हिमवत पर्वत से पद्म तालाब, महाहिमवत से महातालाब, निषद से तिरछी, नील से केसरी तालाब, रुक्मी से महापुंडरिक तालाब और शिखरणी पर्वत से पुंडरिक तालाब। चलिए, और इन तालाबों से नदियां जो निकलती हैं, तो पद्म तालाब से 3 नदियां निकलती है, वो है गंगा, सिंधु और रोहित स्था। रोहित तास्या। ना, रोहित तास्या, या रोहित तास्या। जी। और तिगिंश से निकलती, नहीं, महापद्म से निकलती है रोहित, हरिकांता। तिगिच से निकलती है हरित, सीतोदा। केसरी नदी से केसरी से निकलती है तालाब से सीता, नरकांता। महापुंडरिक से निकलती है नारी, रुप्य कुला। रुप्यकुला। और रुप्य कुला। जी। पुंडरिक से निकलती है सुवर्णकुला, रक्ता और रक्तोदा। रक्तोदा। चलिए, बहुत बढ़िया। हीना जी ने हमें पूरे जम्बू द्वीप का चित्र हमें आपस में एकदम सुना दिया। चलिए, इसके बाद किसका नंबर है? हम एक और बार सुनेंगे और बाकी सबको बराबर याद हो जाएगा, ऐसा हम मान के चलेंगे।
चलिए एक बार शुरू से हम देख लेते हैं। ये अपने पास 6 पर्वतों के नाम। जी स्वाति जी। हमारा हमारा जो जम्मू द्वीप का है वो 6 खंडों में बांटा हुआ है। एक पर्वत, एक समुद्र, एक पर्वत, एक समुद्र, ऐसे। मध्यलोक, पहले में मध्यलोक 3 हिस्से में बांटा हुआ है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। फिर हम जो रहते हैं वो परत क्षेत्र में रहते हैं, वो बीच में है। वो तिरछा आकार का है। फिर वो ऐसे उसका वो 6 खंडों से बांटा हुआ है। तो 6 खंडों में है फिर वो 6 खंड में एक तालाब, एक पर्वत, एक तालाब और एक पर्वत। फिर वो जो पर्वत है उसमें एक तालाब निकलता है, और तालाब के बीच में जो है वो 14 नदियां बहती है। हर एक में मैं समझ सकती हूँ पंडित जी, लेकिन देखे बिना बोल नहीं सकती हूँ, उसका नाम याद नहीं है। जी 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 देखिए। जो 6 पर्वतों जो विभक्त होते हैं वो 7 खंडों में है। भरत, हेमवत, हरि, विदय, रम्य और हिरण्य। फिर जो एरावत रह प्रत्येक गया। ऐरावत। पर भरत क्षेत्र में वो जो सबका क्षेत्र है 2-2 गुना ज्यादा है, और बीच के से वापस जो नीचे आता है वो इतना ही घटता जाता है कितना घटता क्षेत्र। जाता है? जो भरत और ऐरावत का सेम है, जम्मू का बड़ा है। फिर जो दूसरा हेमवत और रम्य क्या है, हिरण्य का सेम है, और हरि और रम्य का सेम है। अच्छा, मतलब ये भरत और ऐरावत सेम है, हेमवत और हिरण्यवत सेम है, हरि हरि और और रम्य रम्यक सेम है। सेम है। ऐसा हमें बराबर समझना चाहिए। चलिए ठीक है, हाँ। और आगे। फिर जो सब है उसके अंदर एक एक तालाब है। तालाब भी वही हिसाब से है। बीच में जो तालाब है वो पहला और लास्ट वाला सेम है, और बीच बीच वाला है वो वही हिसाब से घटता करता है। जी मतलब आ, अगर हम ऐसे याद करें कि पद्म तालाब से 2 गुने विस्तार वाला महापद्म, और महापद्म महापद्म, से 2 गुने विस्तार वाला तिंगिच, तिंगिच के बराबर केसरी, केसरी केसरी से तालाब, आधा महापुंडरीक, और महापुंडरीक से आधा पुंडरीक। पुंडरीक। जी आगे। फिर फिर प्रत्येक तालाब में नहीं, टोटल 14 नदियां बहती है। जो पहला है वो पद्म तालाब है, उसमें 3 नदियां बहती है, गंगा, सिंधु और रोहितस्या। फिर महापद्मा है, उसमें 2 नदियां बहती है, रोहित और हरिकांता। तिंगिच तालाब है, उसमें 2 नदियां है, हरि और सीतोदा। और केसरी में है 2 नदियां, सीता और नरकांता। महापुंडरीक में है 2 नदियां, नारी और सुप्यकला, रूप्यकुला। सुप्यकुला। रूप्य और रूप्यकुला। पुंडरीक में सुप्यकुला, रूप्य रूप्य। रुप्यकुला। और पुंडरीक में 3 नदियां है, सुवर्णकुला, रक्ता और रक्तोदा। बहुत बढ़िया। एक तरीके से हमें यहाँ पर पूरे जम्बू द्वीप का आकार पता लग गया कि किस प्रकार जम्बू द्वीप होता है।
क्योंकि अभी क्या है कि मैं अपने पास चित्र देख ही रहा था कि इस लैपटॉप में वो चित्र है नहीं, तो मैं आपको बाद में वो चित्र निकाल के आपको पर्सनल सबको सेंड कर दूंगा। अभी मुझे वो पर्सनल वो चित्र एकदम दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मिल नहीं रहा लैपटॉप पे, लेकिन हम यहाँ पे सार समझते हैं। आपको उस चित्र में कोई भी समस्या होगी तो हम अगली क्लास में उस चित्र को बराबर दिखा के अपनी चर्चा पूरी करेंगे। सार क्या है इस पूरे पाठ का, तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, देखिए क्या कहना चाहते हैं। सार पहला, इस प्रकार मध्य लोक के जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। और स्वाति जी ने शायद पिछली कक्षा में प्रश्न किया था कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र के भी दो खंड होते हैं, एक होता है आर्य खंड और एक होता है म्लेच्छ खंड। हम आर्य खंड में रहते हैं। इस प्रकार हमें अपनी सारी बातों को समझना चाहिए। मतलब कि अगर मैं आपको छोटा सा, क्योंकि अपने पास चित्र नहीं है, जितना मैं दिखा सकता हूं, ये समझिए कि ये पूरा एक जम्बू द्वीप है, ये एक भरत क्षेत्र है। इतना जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये ही पूरा भरत क्षेत्र है। अब इसी को हम जब दो भागों में बांटते हैं, एक होता है आर्य खंड और एक होता है म्लेच्छ खंड, तो किसी एक कोने में हम रहते हैं और इतने से खंड में हम रहते हैं, और ये इतना विशालमयी जम्बू द्वीप ये कहलाता है। इस प्रकार हमें ये थोड़ी बातों को समझना चाहिए। हो सकता है ये थोड़ी बातें समझ में कम आ रही हो क्योंकि हमारे पास चित्र बराबर नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही आपको चित्र भेजूंगा तो आपको सारी बातें हाथ पे रखे आमले की तरह सारी स्पष्ट हो जाएंगी। पंडित जी जी प्लीज एक सवाल है। आपने बोला कि जो नदियां है वो पहले पहले वाली पूर्व में जाती है, दूसरे दूसरे में पश्चिम में जाती है। मतलब पहले पहले वाली मतलब पद्म है वो पूर्व में, फिर महापद्म पश्चिम में, ऐसे कि पहले का तीन ऐसे और बाद का जैसे कि ये पूरा एक जम्बू द्वीप है, तो यहाँ से जो शुरुआत की भरत क्षेत्र से हमने प्रारंभ किया, तो एक एक नदी तो ऐसे जाती है, ये एक नदी, ये दूसरी नदी, फिर तीसरी नदी यहीं से प्रारंभ हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें समझना चाहिए, एक नदी, दूसरी नदी और फिर तीसरी नदी, फिर आगे यहीं पे एक और नदी मिल जाती है, ये ऐसे नदी मिल जाती है, ये एक नदी मिल जाती है, ये एक नदी मिल जाती है, फिर आगे जाते अगले क्षेत्र में तो एक नदी इधर चली जाती है, एक नदी इधर चली जाती है, आगे जाते हैं तो एक नदी इधर चली जाती है, एक नदी इधर चली जाती है। इस प्रकार ये पूरा चित्र पूरा बनता है। मुझे पता है कि थोड़ी अस्पष्टता हो रही है, मैंने पूरा चित्र निकाला था लेकिन एकदम दिख नहीं रहा मुझे, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो मैं पहले अगले पाठ को प्रारंभ करने से पहले वो चित्र दिखाएंगे, उसके बाद सारी बातें हमारी स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए थोड़ी उस असुविधा के लिए खेद है। यहाँ पे हम जल्दी से बिंदु देखते हैं, हो सकता है ये क्लास हमारी एंड हो जाए तो वापसी सभी लोग इसी लिंक से जुड़ जाइए। हम बस सार देखेंगे और अपनी बात को यहाँ पर पूरी करेंगे। पहला बिंदु क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार मध्य लोक के जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। जम्बू द्वीप का प्रथम क्षेत्र भरत क्षेत्र हमारा निवास स्थान है। मतलब हमारा घर कहाँ है, हमारा घर भरत क्षेत्र में है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि भरत क्षेत्र से बहने वाली नदियां, ध्यान देना हमने अभी चित्र देखा था, मैंने आपको जो चित्र दिखाया था वो भी चित्र। जी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जम्बू द्वीप का जो प्रथम क्षेत्र है वो भरत क्षेत्र है, जो कि हमारा निवास स्थान है। वहीं पर हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। तीसरे बिंदु में कह रहे हैं कि भरत क्षेत्र से बहने वाली नदियां गंगा व सिंधु नदियों के कारण व मध्य में विजयार्द पर्वत के कारण भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। मतलब कि ये बता रहे हैं ना कि हमने कहानियों में पढ़ा है कि भरत चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतने के लिए जाते हैं, तो कौन से वो 6 खंड होते हैं, वो भरत क्षेत्र के ही वो 6 खंड हैं। वो 6 खंड किसके कारण हुए हैं, कह रहे हैं कि 2 नदियां जाती हैं, एक जाती है गंगा और एक जाती है सिंधु, इसके कारण। और साथ साथ में मध्य में एक विजयार्द पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है, विजयार्द पर्वत। तो जो विजयार्थ पर्वत है इसी के कारण भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं।
इन्हीं 6 खंडों को जीतने के कारण चक्रवर्ती षट खंडाधिपति कहलाते हैं। 3 शब्द हैं इसमें, पहला षट, दूसरा खंड और तीसरा अधिपति। अधिपति माने राजा, और 6 खंडों को जीतते हैं, 6 खंडों के राजा होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनको अधिपति की संज्ञा से कहा जा रहा है। आपने कभी कभार शास्त्रों में, पुराण ग्रंथों में ये भी सुना होगा, एक होते हैं अर्ध चक्रवर्ती, नाम सुने होंगे अर्ध चक्रवर्ती। अर्ध चक्रवर्ती कौन होते हैं? जिनके पास 3 खंड होते हैं, अर्थात जिन्होंने 3 खंडों पे जिन्होंने विजय प्राप्त की होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अर्ध चक्रवर्ती कहा जाता है। और जो 6 खंड को जीतते हैं उन्हें संपूर्ण रूप से चक्रवर्ती कहा जाता है। साथ ही साथ आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि जम्बू द्वीप के चौथे द्वीप विदेह क्षेत्र में ही सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर होते हैं। तभी कहा जाता है ये विदेह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सदैव चौथा काल वर्तता है। कौन सा काल वर्तता है? चौथा काल वर्तता है। चौथा काल वर्तना का मतलब क्या है कि वहां पर हर समय ही दिव्य ध्वनि का लाभ सभी जीवों को बराबर मिलता रहता है। हम कभी कभार पूजन करते हैं कि विद्यमान 20 तीर्थंकरों की। वो विद्यमान 20 तीर्थंकर कौन है? वो विद्यमान 20 तीर्थंकर यही है सीमंदर आदि। हमने नाम सुने होंगे, सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, ईश्वर, ये सब विद्यमान 20 तीर्थंकरों के ही नाम होते हैं। हिना जी आपको कोई प्रश्न है? चलिए, तो इस सीमंदर आदि जो सारे भगवान हैं ये कैसे होते हैं कि एक सीमंदर मोक्ष जाते हैं, जैसी वो सीट खाली होती है ना सीमंदर की, क्योंकि एक भगवान मोक्ष चले गए तो दूसरे सीमंदर आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे नाम नहीं बदलते, एक सीमंदर जाते हैं तो दूसरे सीमंदर आ जाते हैं, एक युगमंदर मोक्ष जाते हैं तो दूसरे युगमंदर आ जाते हैं, एक बाहु मोक्ष जाते हैं तो दूसरे बाहु, एक सुबाहु मोक्ष जाते हैं तो दूसरे सुबाहु। यहाँ पे कभी भी अंधेरा होता ही नहीं है। हो सकता है हमारे यहाँ तो कुछ समय के लिए अंधेरा हो, लेकिन जिस क्षेत्र में भगवान की दिव्य ध्वनि हर समय खिड़ती हो वहां पे अंधेरे का सवाल ही नहीं है। हमने कथाओं में ये भी सुना होगा कि आचार्य कुंद कुंद देव भी विदेह क्षेत्र होकर आए थे, वहां पे साक्षात सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि उन्होंने सुनी थी। ये सारी वही चीजें यहाँ पर बता रहे हैं। तो जम्बू द्वीप का जो चौथा द्वीप है, कौन सा? चौथा जो द्वीप है वो है विदेह क्षेत्र। उस विदेह क्षेत्र में सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे भरत क्षेत्र की व्यवस्था है, विस्तार, कर्म भूमि, मनुष्य की आयु, अवगाहना, काल विभाग इत्यादि, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था अंतिम ऐरावत क्षेत्र की भी है। मतलब हमने शुरुआत कक्षा में देखा था, ये देखिए हमने देखा था कि जैसा भरत क्षेत्र है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र है, बस दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। कह रहे हैं जैसे भरत क्षेत्र के अंदर जैसे भरत क्षेत्र का विस्तार है, ऐसी अंतिम जो ऐरावत क्षेत्र है उसका भी वैसा ही विस्तार है। जैसी वो कर्म भूमि है ऐसे ये भी एक कर्म भूमि है। जैसे यहाँ पर मनुष्यों की आयु होती है ऐसे वहां पर भी मनुष्यों की बराबर आयु होती है। जितनी अवगाहना होती है, शरीर की अवगाहना जितनी होती है उतनी ही ऐरावत क्षेत्र में भी होती है। और काल विभाग, ये काल विभाग होता है ना, काल चक्र, पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम, छठा, हम किस काल में रहते हैं? हम पंचम काल में रहते हैं। तो सारे काल विभाग है। भगवान किस काल में होते हैं? भगवान चौथे काल में होते हैं। जो 6 काल होते हैं उन 6 कालों में से जो शुरू के 3 काल होते हैं वो भोग भूमि के जीवों के होते हैं। जो अंतिम के 3 होते हैं वो कर्म भूमि के होते हैं। ये भोग भूमि क्या होती है, ये कर्म भूमि क्या होती है? तो नाम से ही स्पष्ट है। नाम क्या है? कर्म भूमि और भोग भूमि। भोग भूमि में मात्र भोगना है, कुछ कर्म नहीं करना, कुछ काम नहीं करना। वहां पे तो एक तरीके से कौन से वृक्ष होते हैं? कल्प वृक्ष होते हैं। उन कल्प वृक्षों से जो मांगो वो चीजें हमें मिल जाती हैं।
आप पेड़ के नीचे जाओ कि भैया हमारे कपड़े खत्म हो रहे हैं, तो कपड़े मिल जाते हैं, खाना खत्म हो रहा है तो खाना मिल जाता है, सोना खत्म हो रहा है तो सोना मिल जाता है। मतलब कि वो कैसी भूमि, भोग भूमि, भोगो भोगो। ये क्या है, ये तीन, चौथा, पंचम और छठा, ये है कर्म भूमि। यहाँ पे हमें बराबर मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, कमा के खाना पड़ता है। ये सारे काम हम देखते हैं ना, जिस समय आपने कहानियां सुनी होंगी कि जिस समय चौथा काल प्रारंभ हुआ ही हुआ था, उस समय लोगों को कोई काम करना नहीं आता था। तो जो राजा ऋषभ देव थे, उन्होंने असी मसी कृषि का उपदेश दिया था, तो लोगों को पता लगा कि ऐसे ऐसे काम होते हैं। जो भोग भूमि के जीव हैं, उन्होंने तो आज तक सूरज ही नहीं देखा था, उन्होंने तो आज तक कुछ काम ही नहीं किया था। जैसी चौथा काल प्रारंभ हुआ, पहली बार तो उन्होंने सूरज के दर्शन किए, कि देखा कि कितना प्रकाश है, कितना प्रकाश है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो कल्प वृक्ष होते थे, कल्प वृक्ष इतने घने होते थे, इतने घने होते थे कि सूरज की रोशनी नहीं आ पाती थी, तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसी कर्म भूमि में आए तो सारे कार्य करने पड़े। और हम भी अभी कर्म भूमि में रहते हैं, हमें भी कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो ही हमें कुछ काम मिल पाता है। तो कह रहे हैं जैसा भरत क्षेत्र की व्यवस्था है, ऐसे ही जो अंतिम क्षेत्र है जिसका नाम ऐरावत क्षेत्र है, उसकी भी बराबर व्यवस्था ऐसी ही समझनी चाहिए। और बाकी क्षेत्र की हम क्या समझें, तो आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं इसी प्रकार हेमवत क्षेत्र के समान एरण्यवत क्षेत्र की, हरि क्षेत्र के समान रम्यक क्षेत्र की व्यवस्थाएं भी बिल्कुल एक जैसी ही है। मतलब कि हमें ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं। कितने क्षेत्र बताए हैं, किसी को याद है? 6 बताए हैं या 7 बताए हैं? बोलिए कितने क्षेत्र बताए? 6 7 क्षेत्र। क्षेत्र है, नहीं 7 क्षेत्र है। देखो कंफर्म करो, मुझको याद नहीं है, मैं तो आपको पढ़ा दिया, अब आपको याद होना 7 चाहिए। क्षेत्र है, 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं। पर्वत है। पर्वत 6 हैं और क्षेत्र कितने हैं? 7 क्षेत्र है। तो सबकी व्यवस्था यहाँ पर हमें स्पष्ट कर दी कि कैसी कैसी सबकी व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार हमें ये पूरे पाठ को समझना चाहिए कि किस प्रकार ये पूरा मध्य लोक का स्वरूप होता है, कैसा होता है ये मध्य लोक, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। इस सब का विस्तार जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, कण्णा नियोग की बातें, अगर हमें विशेष थोड़ी और रुचि अंतरंग में जागृत हो रही हो, तो तत्वार्थ सूत्र के जो तीसरे और जो चौथा अधिकार है वो इसी के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? यूं कहूं कि शुरू के जो 4 अधिकार हैं वो जीव के लिए ही समर्पित है तत्वार्थ सूत्र में। बाद में पूरे 3 लोक की व्यवस्था समझाई है। 3 लोक में ऊर्ध्व लोक कैसा होता है, मध्य लोक कैसा होता है, नरकों का कैसे दर्शन होता है, सब हमें 4 अध्याय में मिल जाएगा। और 4 में भी क्या, पहले अध्याय को छोड़ के जो शुरू मतलब कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 3 अधिकार हैं, इसके अंदर हमें सारा मैटर मिल जाएगा इससे संबंधित। चलिए अभी की कक्षा को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। इस मध्य लोक की कक्षा को हमने बराबर मध्य लोक को बराबर समझने का प्रयास किया। कुछ तस्वीर है जिससे हमें और समझ में आएगा, वो मैं आपको इस कक्षा के बाद तुरंत भेज दूंगा, जिससे आपको और स्पष्ट होगा। और जब अपनी अगली कक्षा होगी तो अगली कक्षा में हम विशेष रूप से बाकी चीजों को भी जानेंगे और अगले पाठ को भी बराबर प्रारंभ करेंगे। चलिए, कल की कक्षा होगी या नहीं होगी इसकी सूचना मैं आपको कल ही दे पाऊंगा। उसके बाद हम मिलेंगे तो अगली बार अगले शनिवार और रविवार को मिलेंगे। चलिए, अभी आपको कोई प्रश्न हो इससे इतने पाठ संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। जी हिना जी। वो आपने जो कहा ना कि भोग भूमि में तो सूर्य उदय नहीं होता है, जी, तो फिर क्या वहां हमेशा कोई सोता भी नहीं है? भोग भूमि में जो जीव होते हैं वो सोते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सोते हैं। क्या है कि सूरज नहीं होगा, सूरज का उदय तो होता है, सूरज भी बराबर होता है, सूरज कहीं लेकिन जाता वो नहीं। वृक्षों से वृक्ष पहुंच इतने घने होते हैं कि लोगों ने आज तक ऐसी रौनक, ऐसी चमक देखी ही नहीं है। उन्होंने आज तक चंद्रमा को नहीं देखा। लेकिन जैसे अगले काल में काम तो सारे वो हम जैसे ही करते हैं, लेकिन अच्छा। बस ये है कि हमें कमाकर सारा काम करना हाँ, पड़ता है, उन्हें कमाने की कोई चिंता ही नहीं है।
जो चीज खत्म हो रही है, जाओ भैया कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्षों के नीचे जाके खड़े हो, जो चीजें चाहिए वो चीजें मिल जाती हैं। ऐसी वहां की व्यवस्था होती है। फिर भोग भूमि के जीव कहाँ जाते हैं? भोग भूमि के जीव जैसे जैसे उनकी आयु पूरी हो जाती है, जैसे जैसे देवलोक वो जाते भाव हैं? करते हैं, उनकी भी अलग अलग आयु बन जाती है। हम भी भोग भूमि में होकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम भोग भूमि में नहीं होकर आए। नहीं, हाँ हाँ। हम अनंत काल से इस संसार में फंसे हुए हैं, तो अनंत काल में कितने तो भोग भूमि में बिताए हैं हमने। तो भोग तो भूमि में भाव कितने के समय पर? अनुसार हम फिर से जन्म लेते हैं, भाव के अनुसार। जी जी, भावों के अनुसार ही हमारा ये सारा कार्य, जी भावों के अनुसार ही हमारा यहाँ पर सारा कार्य चलता है। उसी के अनुसार हमारे ये भाव के कारण हमारा भव बनता है। भाव बनता है। इस प्रकार हमें विचार करना चाहिए। विदेश क्षेत्र में भी तो गए होंगे। जी जी, विदेश क्षेत्र में भी होकर आए हैं, लेकिन हमारा भाग्य इतना अच्छा नहीं था कि हम दिव्य ध्वनि सुन के उधर ही कल्याण करके मोक्ष की प्राप्ति कर लें। हम तो कहते हैं, शास्त्रों में कितनी बार हमने सुना है कि हम अनंत बार हमने दिव्य ध्वनि सुनी है, लेकिन मात्र सुनी ही सुनी है, मात्र कान का विषय बनाया है। अगर हमने इसको उतारा होता तो हम भी आज मोक्ष की प्राप्ति कर चुके होते। चलिए, अभी की कक्षा को हम यहीं पर पूर्ण करते जय हैं। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी लोग 9 बार नमोकार जय मंत्र जिनेंद्र। करेंगे। जय जिनेंद्र।